जितना कोरोना से जीतने के लिए वैक्सीन जरूरी है उतना ही जरूरी है ज्ञान। हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य कुमार अग्रही, वेलकम टू माय चैनल। आ गया हूँ पूरे एनर्जी के साथ कोरोना के केस स्टडी वीडियो को लेकर। पहले ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि अधूरा ज्ञान ना होने से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। इस वीडियो में मैं आपके दिमाग में लेयर बाय लेयर चीज़ों को डालने का प्रयत्न करूँगा। जैसे कि मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा कोरोना किस प्रकार का वायरस है, ये कैसे असर करता है हमारी बॉडी पर, किस प्रकार से फैलना स्टार्ट हुआ, कहाँ से फैलना स्टार्ट हुआ। फिर मैं आपको बताऊंगा अटैक कैसे करता है हमारी बॉडी पर। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा एनिमेशन के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से या पीडीएफ फॉर्मेट में भी। वैक्सीन कैसे हमारी बॉडी पर असर करता है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि सेकेंड वेव हमारे इंडिया में सबसे तेजी से क्यों फैल रहा है, क्यों इतना तेजी से फैल रहा है। फिर मैं आपको बताने की प्रयत्न करूंगा पावर ऑफ मास्क क्या है, पावर ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग क्या है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं और लास्ट तक बने रहिएगा। अब सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। कोरोना वायरस आरएनए मतलब रिबो न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड है और ये मैमल या बर्ड के अंदर बीमारी पैदा करता है। 31 दिसंबर 2019 को WHO को इन्फॉर्म किया गया कि एक नई तरीके का निमोनिया फैल रहा है वुहान सिटी चाइना में, और टेम्परली इसका नाम 2019 एनकॉव रख दिया गया। फिर बाद में 11 फरवरी 2020 को WHO के द्वारा ऑफिशियली कोविड-19 या SARS-CoV-2 रख दिया गया, जिसमें को का मतलब कोरोना है, VI का मतलब वायरस है और D का मतलब डिजीज़ है। अब हम बात करते हैं आखिर ये फैलता कैसे है। इसको समझने के लिए हम एक इन्फेक्टेड इंसान लेंगे। जब वह इंसान कफ करेगा यानी कि खांसेगा, तब उससे करीबन 3000 सलाइवा ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, और जब वो आदमी स्नीज करेगा यानी कि छींकेगा तो करीबन उसमें 40,000 ड्रॉपलेट एक्सेल होते हैं यानी कि निकलते हैं। एक सिंगल ड्रॉपलेट में करीबन 2 मिलियन यानी कि 20 लाख कोरोना वायरस प्रेजेंट होता है, और ये एक ड्रॉपलेट करीबन 320 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से निकलता है, 1 मीटर की दूरी तक जाता है। अब इसमें से कुछ एयर ड्रॉपलेट डस्ट पार्टिकल के ऊपर जाके बैठ जाते हैं जो कि 2 से 3 घंटे तक उस पर रह सकते हैं, और कुछ किसी सरफेस पे जाके बैठ जाते हैं। जैसे कि ग्लास का सरफेस है तो करीबन 96 घंटे तक उस पर रह सकते हैं, और अगर प्लास्टिक या स्टील का सरफेस है तो करीबन उस पर 72 घंटे तक रह सकते हैं। अब अगर कोई थर्ड पर्सन या कोई और आदमी इस जगह पर आता है तो वो इन एयर या डस्ट पार्टिकल को सांस लेते वक्त इनहेल कर लेता है यानी कि अंदर ले लेता है, और कोरोना वायरस भी इसके साथ अंदर चला जाता है। या ये भी हो सकता है कि वो आदमी किसी चीज़ को सरफेस को टच करे, जैसे कि सीढ़ियाँ की रेलिंग्स को या मोबाइल को या चेयर्स को भी, और उसको टच करने के बाद अपने नाक या मुंह को टच करे तो भी उसके अंदर कोरोना वायरस आसानी से जा सकता है। अब ये समझने के लिए कि कोरोना हमारे बॉडी को इन्फेक्ट कैसे करता है, हमको पहले लंग्स के वर्क को समझना पड़ेगा। इसको मैं आपको एनिमेशन से समझाऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। जब हम एयर को ब्रीथ करते हैं तो वो नोस्ट्रिल से नीचे की तरफ फेरिंक्स से होते हुए ट्रैकिया में जाता है और फिर वो ब्रोंकाई तक पहुंच जाता है। अब ये लंग्स के अंदर ट्रेवल करना स्टार्ट कर देता है। लंग्स के अंदर ब्रोंकाई बार बार डिवाइड होकर ब्रोंकियोल बनाता है, और इसी में ऑक्सीजन ट्रेवल करता है। ऑक्सीजन ट्रेवल करते करते एल्वियोलाई में पहुंच जाता है। हर एक एल्वियोलाई बहुत सारी कैपिलरीज से घिरा होता है और बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। ब्रोंकियाई भी सेल से मिलकर बना होता है और लंग्स भी सेल से ही मिलकर बना होता है। अब हम एल्वियोलाई के ऊपर जूम करते हैं और सेल को देखते हैं। यह सेल है। हमारे बॉडी में करीबन 37.2 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। हर एक सेल्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यह लेयर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ले जाऊंगा। एग्जांपल के तौर पे मैंने गर्ल्स हॉस्टल के गेट को लिया है। गर्ल्स हॉस्टल के गेट के अंदर सिर्फ उनके घर वाले या रिश्तेदार ही जा सकते हैं, जैसे कि मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची वगैरह। अगर कोई अलग प्रकार का प्राणी इसके अंदर जाने का प्रयत्न करता है तो उसको बाहर का वॉचमैन दौड़ा के मारता है और नहीं जाने देता है। उसी प्रकार से सेल के बाहर भी प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो कि फ्रेंडली चीज़ों को ही सिर्फ अंदर जाने देता है। मैंने आपको सेल के बारे में पूरी तरीके से डिटेल में बताया क्योंकि कोरोना का मेन मोटो ही यही होता है कि उस सेल के अंदर जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोटेक्टिव लेयर से फ्रेंडली चीज़ों को ही अंदर जाने देता है, इस हिसाब से तो कोरोना वायरस सेल के अंदर जा ही नहीं सकता, पर वो तो जाता है, तभी तो हमको कोरोना होता है। इसको समझने के लिए हमको कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर समझना होगा। देखिए, यह एक कोरोना वायरस है। ये भी सभी वायरस की तरह स्फेरिकल ही होता है यानी कि गोल ही होता है। सबसे पहले इसके अंदर की बात करें तो इसमें ही आरएनए वायरल जेनोमीन होता है जो कि मेम्ब्रेन के घेरे में होता है। आपको इसके चारों तरफ कांटे दिख रहे हैं, इन्हीं को हम स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। यह स्पाइक प्रोटीन एक चाबी की तरह होता है, और हमारे लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई होता है उसके कैपिलरीज के सेल पे H2 रिसेप्टर पाया जाता है। यह H2 रिसेप्टर ताले की तरह होता है।
अब ये स्पाइक प्रोटीन जो कि चाबी है और ACE2 रिसेप्टर जो कि ताला है, यह दोनों बाइंड कर लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं, जिसके कारण एल्वेओलाई सेल को लगता है, एल्वेओलाई सेल के प्रोटेक्टिव लेयर को लगता है कि ये चीज फ्रेंडली है और वह इसको अंदर जाने देता है। इस प्रकार यह कोरोना वायरस हमारे सेल के अंदर चला जाता है। अब ये कोरोना वायरस अपने अंदर के RNA वायरल जोनोमीन को सेल में छोड़ देता है और सेल को हाईजैक कर लेता है और ये सेल से कहता है कि तू जो भी काम कर रहा था भाई उसको छोड़ और मेरी कॉपीज बनाना शुरू कर। सेल उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाना शुरू कर देता है और जब सेल की स्टोर करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो सेल फट जाता है, सेल का फिजन हो जाता है और मिलियन ऑफ कोरोना वायरस अब हमारे बॉडी में घूमने लगते हैं, फैल जाते हैं। ये जो कोरोना वायरस के सेल में घुसने और सेल के फटने के बीच का टाइम पीरियड है, इसी को हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और अगर कोई इंसान इंक्यूबेशन पीरियड में है तो उसमें कोरोना वायरस के लक्षण नहीं दिखते, पर कोरोना वायरस उसके सेल के अंदर होता है। अब आती है इम्यूनिटी की बात। जब सेल फटता है और हमारी बॉडी में कोरोना वायरस फैलना स्टार्ट हो जाता है, तब हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और एंटीबॉडीज छोड़ना स्टार्ट कर देता है। इस समय उस पर्सन को बुखार होता है, लूज मोशन होता है, इसी से हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। यह एंटीबॉडी स्पाइक प्रोटीन पर एक नए ताले की तरह बाइंड कर लेता है और उसको ACE2 रिसेप्टर से बाइंड होने नहीं देता है और यह एक एंटीबॉडी एक से अधिक कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन से बाइंड हो सकता है। अब इसके बाद हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स के मैक्रोफेगस इन कोरोना वायरस को अपने अंदर इंसर्ट कर लेते हैं, आसान भाषा में खा लेते हैं। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम इन्हें खत्म कर सकता था तो जब हमारी बॉडी में कोरोना वायरस घुसा था तभी क्यों नहीं कर दिया? इसका आंसर ये है कि हमारे इम्यून सिस्टम को इस कोरोना वायरस के एंटीबॉडी बनाने में समय लगता है और इसे के कारण वह पहले नहीं कर पाया। अब अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है और समझा है तो आपको वैक्सीन कैसे काम करता है ये तुरंत समझ में आ जाएगा। वैक्सीन हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को पहले ही कोरोना वायरस का एंटीडोट का फॉर्मूला दे देता है, जिससे हमारे इम्यून सिस्टम पहले से ही एंटीबॉडी तैयार करके रख लेता है और कोरोना वायरस को घुसते ही खत्म कर देता है। ये इम्यून सिस्टम के पावर एज के साथ घटता है, जिससे यह इतनी एंटीबॉडी नहीं तैयार कर पाता जितनी कोरोना वायरस की संख्या है। इसी कारण सबसे ज़्यादा केसेस जो कि हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं वह 40 के अबव वालों के हैं, जिसकी वजह से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले 45 के अबव वालों को वैक्सीनेट कराया। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में कोरोना का सेकेंड वेव इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है। इसको समझने के लिए पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली के हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स का कहना है कि इस सेकेंड वेव में 30 मतलब कि 30 साल के लगभग के लोगों ज़्यादा हॉस्पिटलाइज दिख रहे हैं और इन लोगों में सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जिनको डायबिटीज़ यानी कि शुगर, ओबेसिटी यानी कि मोटापा और हाइपोथायराइड यानी कि थायराइड है। उन्होंने ये भी बताया कि इस बार बच्चे भी हायर रेट पर इन्फेक्टेड हो रहे हैं। करीबन 80,000 मतलब कि 80,000 बच्चे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से पॉजिटिव पाए गए हैं मार्च 1 से अप्रैल 4 के बीच में। जब से इस पेंडेमिक की शुरुआत हुई थी और आज के टाइम पर फैटिलिटी रेट यानी कि मरने वालों का रेट घटा है। शुरुआत में 3% था और आज 1.3% है। इसके पीछे का रीजन वैक्सीनेशन भी हो सकता है, लेकिन यदि आप इस बीमारी को इसी तरह फैलाते रहेंगे तो आपको बहुत बड़ी संख्या में मरने वाले दिख रहे होंगे। इस समय इंडिया में करीबन 1,59,30,965 केसेस पॉजिटिव हैं, जिनमें से 1,84,657 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो आपको आंकड़ा दिखाने के लिए बहुत है, आप इसको ग्राफ से भी देख सकते हैं। यहाँ पर मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिख रहा होगा आपको ग्राफ में। इसको हम लोग हॉकी कर्व भी बोल रहे होते हैं। अच्छा ठीक है, अब हम बात करते हैं पावर ऑफ मास्क की। इसको जरूर सुनिएगा, ये जरूरी है। अगर एक आदमी है जिसने मास्क लगाया है और वही आदमी स्नीज करता है यानी कि छींकता है, तो मास्क की वजह से वायरस के ट्रांसमिशन में 50% तक कमी देखने को मिलती है और ये और भी कम हो सकता था अगर हर एक आदमी मास्क लगाए तो। ये आपको मालूम भी चल रहा होगा कि अगर कोई भी आदमी मास्क ना लगाए तो वायरस के ट्रांसमिशन में 0% ड्रॉप होगा और अगर हर एक आदमी 50% इफेक्टिव मास्क पहन रहा है तो आपको लग रहा होगा कि हर एक आदमी से 50% वायरस का ट्रांसमिशन में ड्रॉप आया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर 75% तक ड्रॉप देखने को मिल रहा होता है। ये कैसे होता है सुनो। सबको लगता है कि मास्क सिर्फ बाहर से आने वाले वायरस मतलब कि कोरोना वायरस को रोकता है, जबकि ये बाहर और अंदर से दोनों तरफ के दोनों डायरेक्शन से आने वाले वायरस को और जाने वाले वायरस को रोकता है। इसका मतलब है कि अगर 2 आदमी हैं और दोनों ने मास्क पहना है तो उनके बीच में 2 मास्क है। कितने मास्क है? 2 मास्क है, जो कि 50% वायरस के ट्रांसमिशन को रोक रहे हैं। अब अगर एक आदमी छींक रहा है तो उसका मास्क उससे बाहर जाने वाले वायरस के ट्रांसमिशन को 50% तक कम कर देता है और फिर दूसरे वाले आदमी का मास्क फिर उस 50% वायरस को 50% कम कर देता है। मतलब दूसरे वाले के मास्क के अंदर सिर्फ 25% कोरोना वायरस आता है। 100% वायरस में से 25% वायरस मतलब कि 75% तक
कम कर देता है। अब मुझे लगता है कि आपका आंख खुल चुका होगा और आप मास्क जरूर पहनेंगे, क्योंकि अगर इस कोरोना वायरस के चेन को तोड़ना है तो गवर्नमेंट को नहीं, हमें ही जागरूक होना पड़ेगा। ये सेकंड वेव सिर्फ हमारे ही लापरवाही का नतीजा है और इसे हमें ही खत्म करना पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाल ही में एक न्यूज आया कि हिंदुस्तान के बड़े उद्योगपति हिंदुस्तान छोड़कर अपने प्राइवेट सेट से भागने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस समय हिंदुस्तान को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। आपके आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं, आप उनकी मदद कीजिए। जिस हिंदुस्तान की मिट्टी ने आपको इतना बड़ा बनाया और आप उसी देश को छोड़कर भाग रहे हैं, भगवान सब देख रहा है। हिंदुस्तान को आज हिंदुस्तानी की जरूरत है। ये देश हमारा है और इस देश का हर एक वासी हमारा भाई, हमारी बहन है और हम ही को इनके लिए खड़ा होना पड़ेगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, इस नॉलेज को सबसे शेयर करने के लिए, हमेशा मास्क पहनने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।